आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के एक महान कवि हैं, उनकी कामायनी नामक काव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। कामायनी को एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है। इस पर तर्क वितर्क के माध्यम से आज की चर्चा की जाएगी। महाकाव्य की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कामायनी के गुण और दोषों के विवेचन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बच्चों, भारतीय काव्य समीक्षा की दृष्टि से काव्य के मुख्य रूप से दो भेद किए जाते हैं: मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के भी दो भेद किए जाते हैं: खंड काव्य और महाकाव्य। ना, ये बात आपको स्पष्ट हुई ना। दो प्रकार के काव्य किए गए हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, है ना। मुक्तक काव्य वो होते हैं जिसमें सभी रचनाएं मुक्त होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो मुक्तक काव्य कहलाते हैं, है ना। तो और मुक्तक काव्य के भी यहाँ पे दो भेद किए गए हैं, मुक्तक और प्रबंध काव्य। यहाँ पर हमने खंड काव्य और महाकाव्य दो भेद हैं प्रबंध काव्य के। तो महाकाव्य में कृति का, महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में जो रचना होती है, जो कृति होती है, उसका आकार विशाल होता है तथा भावों की उदात्तता, जीवन की अनेक रूपता, जातीय जीवन की झलक आदि उसमें देखने को मिलती है। बड़ी महान प्रतिभा लेकर ही किसी महाकाव्य का उदय होता है। सच्चा महाकाव्य एक विराट राष्ट्र की संस्कृति को अपने महाकलेवर में समेटे रखता है, जिससे युग युग तक उसका महत्व बना रहता है। जीवन के अनेक स्वरूपों व उसकी अनेक स्थितियों का महाकाव्य में वर्णन होता है। अनेक काव्याचारों ने भी महाकाव्य के लक्षणों की विशद विवेचना की है। दंडी, मम्मट, विश्वनाथ आदि भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षणों को अपने अपने ढंग से वर्णित किया है। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। देखिए पहला लक्षण बताया है, कथानक सर्गबद्ध हो। दूसरा लक्षण है, कम से कम 8 सर्ग हों, ना छोटे ना बड़े। तीसरा लक्षण देखिए, प्रत्येक सर्ग का छंद अलग अलग हो, जो केवल अंत में बदले। चौथा लक्षण देखिए, महाकाव्य का नायक
धीरोदात्त गुणों से युक्त हो। 5वां लक्षण देखो, महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण, सज्जन स्तुति, दुर्जन निंदा आदि से होना चाहिए। नेक्स्ट है 6ठा लक्षण, कथा वस्तु नाट्य संधियों में बद्ध हो। 7वां लक्षण है, कथानक ऐतिहासिक या उच्च चरित्र से बद्ध हो। 8वां लक्षण देखो, शांत, वीर या श्रृंगार में से किसी एक रस की प्रधानता हो। 9वां लक्षण है, सूर्य, चंद्र, संध्या, वन, पर्वत, सागर आदि का उचित अवसर पर वर्णन किया जाए। 10वां लक्षण है, कृति का नामकरण कवि, नायक, किसी अन्य पात्र के नाम से या कथा वस्तु पर आधारित हो। और अंतिम लक्षण है, उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। ये आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों को वर्णन किया है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने वृहत आकार, प्रकथना प्रधानता, जातीय भावों से युक्तता, किसी मानव जातीय संवर्ष के चित्रण, विषय वस्तु का प्रख्यात होना, शूरवीर पात्रों की प्रधानता, उदात्तता व एक छंद में लिखित होने को महाकाव्य की विशेषताएं बताया है ना। तो ये मैंने एक संक्षिप्त सा आपको परिचय दिया कि महाकाव्य क्या है और एक सफल महाकाव्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। ये मैंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दो रूप बताया आपको। प्रबंध काव्य के फिर 2 रूप होते हैं, तो उसमें एक है खंड काव्य और दूसरा है महाकाव्य। तो इसलिए आज हम लोग महाकाव्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कामायनी एक सफल महाकाव्य है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको कामायनी का महाकाव्य बताऊंगी। इस पर बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। इस जो आज का व्याख्यान है हमारा, उसमें से बहुत से प्रश्न भी निकलेंगे, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगी कि किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को इस आज के व्याख्यान के माध्यम से उन प्रश्नों का को सफल रूप से उनका उत्तर दे सकते हैं। तो कामायनी, प्रसाद की कामायनी एक महाकाव्य है। कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे? कामायनी हिंदी साहित्य की अनंतम कृति है। इसमें मानव जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह महाकाव्य की कोटि में आता है। पाश्चात्य दृष्टि से इसे कलात्मक महाकाव्य, एपिक ऑफ आर्ट, है ना, कलात्मक महाकाव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को ज्यों का त्यों नहीं पाया जा सकता है। इसलिए कुछ विद्वान इसके महाकाव्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वस्तुतः कामायनी का सृजन केवल
प्राचीन भारतीय लक्षणों के आधार पर ही नहीं हुआ है, वरन इसमें आधुनिक मान्यताओं का भी समावेश हुआ है। कामायनी से पूर्व विरचित प्रिय प्रवास, साकेत आदि महाकाव्यों में प्राचीन शास्त्रीय गुणों की पूर्ण अप्राप्ति संभव नहीं थी। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, इसको कोट करिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कामायनी आधुनिक युग की परिवर्तित विचारधारा के आधार पर निर्मित महाकाव्य है, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों देशों की अधिकांश प्राचीन और नवीन मान्यताओं के दर्शन होते हैं। अब कामायनी, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए। कामायनी के महाकाव्यत्व के जो अभिसूचक तथ्य हैं, उनको हम इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने लिया था कामायनी की सर्गबद्धता। कामायनी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। प्रलय उपरांत देव जाति के अवशेष मनु चिंतामग्न बैठे हैं। श्रद्धा से मिलन उन्हें आशा से अपूरित करता है और वह मानव के पिता बनते हैं। इड़ा से संपर्क उन्हें अति भौतिकवादी बनाता है, जिससे संघर्ष कर वह शाश्वत शांति पाने के लिए कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कर जाते हैं। कथानक वास्तव में सृष्टि के विकास की प्रतीक्षात्मक कथा है, जो लघु होकर भी महाकाव्य के अनुकूल उदात्त व गंभीर है। संपूर्ण कथानक 15 सर्गों में विभाजित है। संपूर्ण कथानक जो है वो 15 सर्ग हैं कामायनी में और अत्यंत ही सुगठित है। देखिए, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने यहाँ पर फिर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिएगा बच्चों, श्रद्धा और मनु की जीवन गाथा अत्यंत लघु है। इसमें कथानक का इतना विस्तार नहीं है जितना कि महाकाव्य के लिए होना चाहिए, परंतु प्रसाद जी ने उस लघु कथानक के भावों के वर्णन को आधुनिक जीवन की विषमताओं के चित्रण के द्वारा विस्तृत कर दिया है। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। वास्तविकता यही है कि प्रसाद जी जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति को कथा कहने में उतना रस नहीं मिलता जितना भाव व्यापार के विश्लेषण और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मिलता है। कामायनी का वस्तु विन्यास पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में सरल किंतु मार्मिक है ना। ये हमने पढ़ी कथानक की सर्गबद्धता। अब दूसरा जो
वो है पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है जिस पर हम आज विचार करेंगे वो है नायक। नायक धीर ललित, है ना, जो मैंने आगे आपको बताए थे कि महाकाव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें दूसरा बिंदु है नायक धीर ललित। ठीक है, अब इस पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।